हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं विजया आप सबका स्वागत करती हूँ। और आज मैं आप लोग के साथ जो पहला वाला पार्ट मैंने आप लोग के साथ शेयर किया है, सास ने किया बहू को टॉर्चर, तो उसका ऑलरेडी पार्ट 1 पहले ही शेयर हो चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज जाके देख लीजिए। और आज मैं जो आपको सुनाने वाली हूँ वो हमारा सास ने किया बहू को टॉर्चर, वो सेकंड वाला पार्ट है। तो वीडियो लास्ट तक देखना। और अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि ये स्टोरी आपको कैसी लगी। तो चलिए करते हैं हम स्टोरी को शुरू बिना टाइम वेस्ट किए। तो सबसे पहले वीडियो को करना लाइक। तो पहले स्टोरी में हम लोग यहाँ तक आए थे कि लड़की ने उसकी मम्मी पापा को फोन किया। सुबह 5 बजे उठ के लड़की ने अपनी पापा को फोन किया और फोन पे बात करते हुए और रोते रोते बोलती है कि अगर आप मुझे 2 दिन में लेने के लिए नहीं आओगे तो मैं अपनी जान दे दूंगी। ऐसे वो अपने पापा से बात करती है। तो उसके पापा जो है वो लड़की के बहुत ज्यादा टेंशन में आते हैं। और टेंशन में आने के बाद उसके पापा ये सोचते हैं कि मेरी बेटी तो ऐसे कभी बात नहीं करती है, अचानक से इसको क्या हो गया जो इसने इतनी ही बड़ी बात बोल दी कि अगर आप मुझे लेने के लिए नहीं आओगे तो मैं अपनी जान दे दूंगी। तो फिर वो उसके पापा जो है वो लड़की के मतलब एकदम बोलते ना, एकदम सोच, इतनी गहरी सोच में डूबते हैं कि ऐसा क्या हुआ होगा। तो उसी दिन उसी रात में वो गाड़ी करके निकलते हैं अपनी बेटी को लेने के लिए। तो रात भर वो ट्रैवलिंग में रहते हैं। तो उसके बाद सुबह जाके वो लड़की के पास पहुंचते हैं। सुबह जैसे ही वो अपने लड़की के पास पहुंचते हैं, उस लड़की का दिल मतलब इतना भर आता है, उसकी आंखों में आंसू आते हैं, उसको इतना ज्यादा रोना आता है उसके पापा को देख के। और उसके पापा जो है वो अकेले नहीं जाते, 4 लोगों को लेके जाते हैं, क्योंकि अगर कोई प्रॉब्लम में हो तो लोग रहते हैं, मतलब लोग साथ में रहेंगे तो कुछ होगा नहीं, इसके लिए तो 2-4 लोगों को लेकर जाते हैं। और उसके बाद वो लड़की बोलती है पापा अभी के अभी यहाँ से चलो, मुझे यहाँ नहीं रहना है। सबके सामने उसके घर में उसके सास होती है, पति होता है, ससुर होता है, सब लोगों के सामने वो बोलती है कि पापा मुझे अभी यहाँ नहीं रहना है। तो उसके पापा बोलते हैं ऐसा क्या हुआ। तो उसके बाद वो जो है वो सास झगड़ा करने लगती है उसके पापा से। और जो लोग आए थे उसके पापा के साथ उन लोग के साथ भी वो झगड़ा करने लगती है। और उस लड़की को सबके सामने बोलती है अगर तू घर के बाहर पैर रखेगी तो तेरे पैर तोड़ के मैं अपने तेरे हाथ में दे दूंगी। ये धमकी अपनी बहू को वो देती है। मतलब वो जो सास जो रहती है ना वो इतनी बुरी होती है ना, इतनी बुरी होती है ना। एक औरत नाम पे कलंक है रहती है वो सास, ऐसी वाली सास वो रहती है। और सच में वो सास जो है ना औरत के नाम पे एक धब्बा ही है। पता है जब वो ऐसी बोलती है तो लड़की बहुत घबरा जाती है। वो जो बहू जो है उसकी बहुत ज्यादा घबरा जाती है और घबराए हुए बोलती है अपने पापा से कि पापा प्लीज मुझे यहाँ से लेके जाओ, मुझे यहाँ नहीं रहना है। उसका पति उधर रहता है, उसके सामने रहता है। उसके पति के सामने वो चली जाती है बिना कपड़े लिए, बिना चप्पल पहने, बिना कुछ किए, अपने मतलब जैसे है वैसे ही वो उस घर से चली जाती है। तो उस शादी को सिर्फ 1 महीना हुआ होता है। उसके बाद उसका पति जो है वो भी उसको कुछ नहीं बोलता है कि मत जा, हम लोग अच्छे से रहेंगे, कुछ भी नहीं। वो जा रही थी तो उसको किसी ने नहीं रोका या किसी ने कुछ नहीं बोला कि हाँ हम लोग अच्छे से रहेंगे, अच्छा और संसार करेंगे, ये वो कोई नहीं बोला उसको, ना उसका पति बोला। तो फिर वैसे ही वो घर के बाहर चली आती है और गाड़ी में बैठती है। तो फिर सुबह गाड़ी में बैठते तो दिन भर ट्रैवलिंग के बाद रात को 7, साढ़े 7 बजे वो पहुंचते हैं अपने घर पे। जैसे ही वो अपने घर पे पहुंचती है उसके दिल में बोलते ना जान में जान आती है कि मैं अपने घर पे आ चुकी हूँ, अभी मुझे कोई खतरा नहीं है, मुझे कोई टॉर्चर करने वाला नहीं है, मुझे कोई तकलीफ देने वाला नहीं है। तो वो लड़की ऐसा सोचती है और तो अपने माँ को फिर रोते रोते सब कुछ बताती है, जो भी उसके साथ होता है वो सब कुछ अपनी माँ को बताती है रोते रोते। और जैसे ही उसकी माँ को बताती है, अपने पापा को बताती है, घर में भाई बहन जो भी लोग रहते हैं सबको बताती है। ऐसे ही करके फिर उसकी मम्मी बोलती है देखो हर किसी की लड़की हर किसी को प्यारी होती है, अपनी लड़की हर किसी को प्यारी होती है। कोई माँ बाप नहीं सोचते है कि मेरी बेटी को ससुराल में तकलीफ हो, कोई भी माँ बाप नहीं सोचते। और देने के टाइम पे ना जो लोगों के चेहरे जो होते हैं ना बहुत मतलब नकाब पहने हुए रहते हैं चेहरे पे कि हाँ हम लोग बहुत अच्छे हैं। लेकिन जो ऐसी सास लोग जो रहती है ना कि दूसरों को दूसरी की लड़की को टॉर्चर करना, तकलीफ देना, ये सास ना बहुत बुरी होती है। और ये जो औरत लोग होती है ना, ये औरत नाम पे धब्बा होती है।
तो वो लड़की जो है वो अपने माँ बाप के घर पहुंचने के बाद थोड़े दिन गुजरने के बाद वो अपना कॉलेज फिर से स्टार्ट करती है। उसकी 12वीं हो जाती है पहले ही। फिर फर्स्ट ईयर में उसने एडमिशन लेके अपना कॉलेज वो स्टार्ट करती है। 2 महीने का उसका गैप हो जाता है। तो उसके बाद कॉलेज स्टार्ट करने के बाद कुछ दिनों के बाद उसका फर्स्ट ईयर कंप्लीट होता है। रिजल्ट बहुत अच्छे से आता है, वो लड़की पास हो जाती है। फिर वो सेकेंड ईयर में जाती है और सेकेंड ईयर में जाने के बाद उसने कंप्यूटर क्लास लगाती है। कंप्यूटर क्लास लगाने के बाद टाइपिंग सब कुछ जितने भी सारे कोर्स होते हैं ना वो सब वो लड़की करती है। उसको मतलब एक ये रहता है कि हाँ मुझे अपनी पैर पे खड़ा होना है, क्योंकि जो मेरा पति है जिससे मेरी शादी हो चुकी है वो तो अब मुझे लेने के लिए नहीं आने वाला है, ना ही मुझे अच्छे से संभालने वाला है। तो अब मैं अपनी मतलब पढ़ाई पूरी करके ना अपने पैर पे खड़ी हो जाऊं, मैं खुद कुछ करूं या खुद कुछ कमाऊं जिससे मेरा भी गुजारा हो और मेरी माँ बाप का भी हो। तो ये लड़की ऐसा सोचती है और अपना कॉलेज वगैरह स्टार्ट करती है। थोड़े दिन जाने के बाद लेकिन फिर भी पता है फिर भी उस लड़की को वो सोच में मतलब जो उसके साथ हुआ, उसकी शादी हुई, मेरी शादी हुई है, फिर भी मैं यहाँ पे हूँ, वो सोचते सोचते उसकी माँ बाप को और उस लड़की को नींद नहीं आती है। पूरी रात वो लड़की जागती है कम से कम 2 साल तक का। फिर इसके बाद उसके मम्मी पापा जो है वो एकदम टेंशन ले लेके अरे मेरी बेटी की शादी हो गई है। फिर शादी होने के बाद भी मेरी बेटी मेरे घर पे है, लोग क्या बोलते होंगे, लोग क्या सोचते होंगे। और जो लोग होते हैं ना, लोग हजार बातें करते हैं। उनको इतना नहीं समझ में आता है कि लड़की है, लड़की का जो है लाइफ है वो कैसा हो चुका है वो नहीं दिखता है। सिर्फ इतना दिखता है लोगों को कि बाबा ये लड़की ससुराल से आके यहाँ पड़ी हुई है, कहीं उसका कुछ अफेयर तो नहीं है, कहीं उसका कुछ तो नहीं है, कहीं उसके साथ किसी का चक्कर तो नहीं है, कहीं इसका उसके साथ चक्कर तो नहीं है, कहीं किसी उसके पति ने उसको देखा तो नहीं है चक्कर है। तो ये सारी बातें उस कॉलोनी वाले उस लड़की के बारे में करते हैं। और जब वो लड़की के बारे में ये सारी बातें होती है ना, तो उसको पहले तो उसको लड़की को पता नहीं होता है कि मेरे बारे में मेरी कॉलोनी वाले ऐसे सोचते हैं, क्योंकि वो लड़की कॉलेज जाती है वगैरह वगैरह वगैरह। तो आजू बाजू वाले 1-2 औरतें ऐसी रहती है कि बाबा वो औरतें उस लड़के को बोलते अरे पता नहीं, और वो सुबह उठते ही कॉलेज जाती है या किसी से मिलने जाती है। ये सारी बातें एक औरत होके जो उसकी बेटी जैसी वो लड़की होती है, फिर भी उस लड़की के बारे में एक एजेड औरत ऐसे कैसे सोच सकती है ये तो पता नहीं है। फिर उसको धीरे धीरे ये सारी बातें पता चलती है कि मेरे बारे में लोग ऐसा बोलते हैं, मेरे ही कॉलोनी वाले, जिसके साथ में उस लड़की को दिल में इतना बुरा लगता है। जैसे ही उसको पता चलता है कि बाप मतलब मेरे कॉलोनी वाले, मेरे आजू बाजू वाले इतना मेरे बारे में गंदी सोच है, मेरे लिए इतनी गंदी सोच है उनकी। फिर जैसे ही उसको पता चलता है वो अपने दिल में अपने मतलब मन ही मन में सोचती है कि मैं बचपन से मैं छोटे से बड़ी इस कॉलोनी में हुई हूँ, छोटे से बड़ी इस गांव में हुई हूँ, छोटे से बड़ी मतलब जब से मैं छोटी थी बड़ा होते हुए इन लोगों ने मुझे देखा है, मैं कैसी हूँ कैसी नहीं हूँ इनको सब कुछ पता है। आजू बाजू में रहने वाले लोग हैं, फिर भी मेरे बारे में इतना गलत क्यों सोचते हैं। वो लड़की इतना टेंशन में आती है, रोने लगती है, बहुत ज्यादा रोती है। और रोते रोते और जो लड़की है ना उसको रोते रोते चक्कर आता है। फिर जैसे ही उसको चक्कर आता है और चक्कर आने के बाद जो उसकी माँ को पता चलता है कि वो मेरी बेटी को चक्कर आया, तो सब घर में और रोना धोना चालू होता है कि मेरी बेटी को अचानक क्या हो। मतलब अचानक से वो बेहोश होती है ये सोच के कि ये कॉलोनी वाले मेरे बारे में ऐसा कैसे सोच सकते हैं। उसके बाद जब हॉस्पिटल में वो एडमिट हो जाती है, जब वो होश में आती है तो उसकी माँ उससे पूछती है कि बेटा ऐसे कैसे तुम बेहोश हो गई, ऐसे कैसे तुमको चक्कर आया। तो वो अपनी माँ को हॉस्पिटल में ही ये बात बताती है कि माँ ऐसा ऐसा हुआ और जो आजू बाजू वाले लोग हैं वो मुझे ऐसे ऐसे बोलते हैं ये वो। तो उसकी माँ उसको एक ही बात बोलती है, लाइफ हमारी है, हमारी लाइफ में हम क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, दूसरों को इंटरफेयर करने की उस करते हैं या नहीं करते वो मत सोच। जो तेरी लाइफ है तुझे किस तरह से जीनी है वो सोच और तू अपनी तरीके से अपनी लाइफ जी। तो वो लड़की उतनी ही बात अपने ध्यान में रखती है और थोड़ा सा बेटर फील करती है और अच्छा लगता है उसको। तो फिर डिस्चार्ज मिलने के बाद घर पे चली जाती है। फिर उसका डेली का रूटीन जो कॉलेज वगैरह जो रहता है वो चालू हो जाता है। कॉलेज में जाना आना, कंप्यूटर क्लास, टाइपिंग क्लास, ये वो सब कुछ वो लड़की करती है। और ऐसे ही करते करते 2 साल गुजर जाता है। 2 साल गुजरने के बाद
2 साल जैसे ही वो गुजर जाता है और उसको मतलब दिल में उसको लगता है उस लड़की को कि वो कभी ना कभी मेरा पति आएगा, मुझे लेने आएगा या मुझसे मिलने तो आएगा। मुझे लेने नहीं आया तो मुझसे मिलने तो आएगा, मिलने नहीं आया तो एक फोन तो करेगा। वो लड़की अपने पति को मतलब 2 साल के बाद उसको ऐसा लगता है कि अरे मुझे फोन करना चाहिए, तो वो लड़की उस अपने पति को फोन करती है। जैसे ही वो लड़की उसको फोन करती है तो वो फोन जो है, वो लड़का जो है मतलब उसका पति जो है, वो किसी और के हाथ में फोन देके बोलता है कि तू बात कर। तो फिर वो लड़की बोलती है कि मेरे पति है, तो वो आदमी सामने वाला बोलता है कि नहीं, यहाँ पे तुम्हारा कोई पति नहीं है, वो रॉन्ग नंबर है। तो फिर रॉन्ग नंबर बोलने के बाद वो लड़की बहुत ज़्यादा टेंशन में आती है, वो और टेंशन लेती है। 2 साल के बाद फिर भी वो बोलती है कि मेरा पति नहीं सुधरा और अभी तक मुझे मतलब उसको मेरी याद नहीं आ रही है, क्या करूँ मैं। तो फिर वो फ़ोन करना छोड़ देती है और उसके बाद मतलब दिल में एक वो बोलते हैं ना, एक जगह कहीं ना कहीं उसके दिल में उसके लिए जगह थी, तो वो वेट कर रही थी उसका आने का। आज आएगा, कल आएगा, कभी ना कभी तो आएगा। फिर एक दिन कॉलेज कर जाती है वो लड़की, सुबह जल्दी उठ के कॉलेज जाती है और कॉलेज में वो दिन भर उसका कॉलेज रहता है। तो उसकी जो बड़ी बहन है वो घर पे आती है और उसको मतलब उसको बुलाने का रहता है कॉलेज से उसको। तो वो फोन करती है उस लड़की को और बोलती है कि जल्दी दीदी जल्दी आजा, तेरे पति आए हैं तुझे लेने के लिए। वो लड़की कॉलेज से एकदम दौड़ते हुए आती है, इतना खुश होके आती है, इतना खुश होके आती है कि पूछो मत। और वो इतनी घाई इतनी फास्ट आती है कॉलेज से, पीरियड्स छोड़ देती है, मतलब क्लास में लेक्चर चालू होता है वो छोड़ के अपने घर पे आती है और देखती है और पूछती है कि कहाँ है कहाँ है कहाँ है। मतलब वो उसको इतनी खुशी होती है, लेकिन उसकी बहन को ये पता नहीं होता है कि अगर मैं ये झूठ बोलूंगी तो उसके दिल को कितनी ठेस पहुंचेगी, उसको कितना बुरा लगेगा। घर पे जैसे ही आती है पूछती है कहाँ है, आए हैं ना मुझे लेने, पता मतलब बताओ मुझे कहाँ है। फिर उसके बाद उसकी जो बहन है वो बोलती है नहीं दीदी मैंने मजाक किया था, कोई तुझे लेने के लिए नहीं आया है। फिर उसके बाद वो उसी जगह पे बैठ के इतना रोती है और बोलती है कि ये ऐसा झूठ मत बोला कर, कम से कम ये वाला झूठ तो मत बोला कर, क्योंकि मेरी लाइफ जो है ना एकदम तहस नहस हो गई है, तो ये वाला झूठ तो मत बोला कर। वो लड़की अपनी बहन से बोलती है तू कोई भी झूठ बोलेगी मैं सह लूंगी, तू कुछ भी मेरे साथ करेगी मैं सह लूंगी, लेकिन ये वाला झूठ जिंदगी में कभी नहीं बोलना। पहली बार बोला है, नेक्स्ट टाइम कभी मत बोलना ये वाला झूठ, क्योंकि मुझे पता है मेरे दिल में मुझे कितनी खुशी हुई जब तुमने ये बोला कि जीजा जी तुझे लेने आए हैं, तेरा पति तुझे लेने आया है। और मैं इतनी घाई से मैं कॉलेज छोड़ के आई हूँ, लेक्चर छोड़ के आई हूँ, इतनी मेरे दिल में खुशी थी, मैं इतनी अंदर से खुश हो गई थी कि मैं बता नहीं सकती हूँ। लेकिन जैसे ही घर पे आके पता चलता है मुझे कि तू झूठ बोली है, कोई लेने के लिए नहीं आया है, ना कोई मुझे लेने के लिए आया है, तब उस टाइम उस लड़की को पता चलता है कि उस लड़के के दिल में मेरे लिए ना कोई जगह है, मतलब उसके पति के दिल में ना उसके लिए कोई जगह है, ना ही वो कभी उसको लेने के लिए आने वाला है। तो फिर वो अपने मतलब वो सोचती है कि मुझ पे कंसंट्रेट करना है, मुझे पढ़ाई पे कंसंट्रेट करना है, मुझे जिंदगी में कुछ बनना है, कुछ करके दिखाना है। तो वो अपनी पढ़ाई पे कंसंट्रेट करती है। वैसे ही 6 महीना चला जाता है, 1 साल और चला जाता है, तो हो गए 3 साल ऐसे ही उस लड़की के चले जाते हैं, रोने धोने टेंशन में ये वो पढ़ाई में वगैरह चले जाते हैं। और एक दिन होता यह है, कॉलोनी में सारी औरत लोग बैठी रहती है। कॉलोनी वाले जो है वो बचपन से उस लड़की को देखते हैं, फिर भी उसका मजाक उड़ाते थे, क्योंकि अरे ये अपने माँ बाप के घर पे है, पति ने उसको छोड़ दिया है, उसका पति उसको नहीं देखता है, शायद इसका कोई अफेयर होगा या किसी के साथ चक्कर होगा, पति ने उसको किसी के साथ देखा होगा, तो पति ने उसको छोड़ दिया है अपने माँ बाप के घर, वो उसको संभालता नहीं है, उसको देखता नहीं है, ये नहीं है वो नहीं है, सारी बातें वो औरत लोग, जैसे ही वो लड़की आगे जा रही थी पीछे से बातें कर रही थी, तो वो लड़की को कान में आ रहा था कि मेरे बारे में ऐसे बात कर रहे हो। और वो जो औरत लोग है वो जानबूझ के ऐसी बातें कर रही थी कि उसको सुनाई दे कि हम लोग क्या बोल रहे हैं।
उसके बाद वो लड़की जो है पलट के जवाब नहीं देती है, कुछ नहीं देती है। रास्ते पे चलते चलते ही उसके आंखों में आंसू आता है कि मेरे बारे में ही वो लोग बात कर रहे। देखो, कोई भी अगर हमारे बारे में बात करता है ना, हमारे बारे में भी अगर कोई भी हमारे बारे में, हम आगे चल रहे पीछे बात कर रहे हैं, तो क्लू तो हम लोग को मिलता ही है कि ये हमारे ही बारे में बात कर रहा है। तो वही क्लू उस लड़की को भी मिला था और उसको पता चल चुका था कि ये लोग मेरे बारे में बात करते हैं और जोर जोर से हंसने भी लगे थे। ऊपर से वो आगे चल रही थी तो मतलब उसको इतना टेंशन आया, एकदम डिप्रेशन में चली गई वो लड़की। और उसके बाद जैसे ही वो लड़की डिप्रेशन में चली गई, वो ऐसे ही अपने घर पे आने के बाद अपनी माँ से ये बात करती है कि माँ, मुझे कुछ भी करके मतलब मुझे जिंदा नहीं रहना है। अपनी माँ से बोलती है कि मुझे जिंदा नहीं रहना है। सॉरी बट मेरी ही आंखों में आंसू आ रहे। वो ये कहानी जो है ना, ये रियल वाली कहानी है उस लड़की की। और जो है ना, मतलब जो लड़की जो है ना, वो हमारी रिलेटिव वाली ही थी। इसके लिए मेरी आंखों में भी आंसू आ रहे, क्योंकि रियल वाली कहानी है और बहुत तकलीफ हुई उस लड़की को। 4 साल में बहुत उसने झेला है, कॉलोनी वालों का भी, आजू बाजू वालों का भी और घर वालों का भी। बहुत ज़्यादा मैंने मतलब बहुत ज़्यादा ही, वो कुछ ज़्यादा ही डिप्रेशन में चली गई थी। उसके बाद बोलती है अपनी माँ से, डायरेक्टली बोलती है कि मुझे जिंदा नहीं रहना है। उसकी माँ रोने लगती है। तो यही सारी बातें सुन के वो लड़की एकदम डिप्रेशन में चली जाती है। उसकी माँ बहुत सारा मतलब बहुत सारी बातें उसको समझाती है, बेटा ऐसा नहीं होता है, बेटा वैसा नहीं होता है, ये नहीं करना चाहिए, किसी की बातों का बुरा नहीं मानना है, एक दिन तुम्हारा ऐसा आएगा। उसकी माँ बोलती है एक दिन तुम्हारा ऐसा आएगा कि ये जो लोग तुमसे बात कर रहे हैं ना, तुम्हारे बारे में बुरा बात कर रहे हैं, तुम्हारे बारे में बुरा सोच रहे, यही लोग एक दिन तुमसे बात करने के लिए तरसेंगे और तुम उनसे बात नहीं करोगी। तो ये लड़की बोलती है नहीं माँ, मैं चाहे कोई भी हो, मैं जैसे वो लोग हैं वैसे मैं कभी बनना नहीं चाहती हूँ, लेकिन हाँ ये लोग मुझे बहुत ज़्यादा टॉर्चर करे, मुझे बहुत ज़्यादा मेरा दिल दुखा रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आता है कभी कभी कि मैं क्या करूँ। कभी कभी ऐसा लगता है कि मुझे, मतलब वो लड़की अपनी माँ से बोलती, कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि मेरी जान दे दो, मुझे जिंदा ही नहीं रहना है। ऐसे लोगों के बीच में जिंदा रह के क्या मतलब है, जो समझते ही नहीं है इंसान को। ऐसे लोगों के बीच में रहने का कुछ मतलब नहीं है, इसके लिए उसको ऐसा लगता है। फिर भी उसकी माँ समझा बुझा के बहुत सारा समझाती है। उसके बाद थोड़ा सा उस लड़की को लगता है कि हाँ ठीक है, जो माँ बोल रही है सच बोल रही है, ठीक बोल रही है। तो फिर ऐसा होता है, मतलब उसके बाद वाला जो आता है ना दिन, उसके बाद वाले जो दिन आते हैं ना, वो तो उस लड़की के लिए सबसे ज्यादा बुरे होते हैं। तो वो जो दिन है, अगर आपको सुनना है, अगली स्टोरी में बताऊंगी मैं। तो ये हमारी जो सेकंड पार्ट वाली स्टोरी थी, मैं यहीं तक रखूंगी। अगर ज्यादा बड़ा वीडियो बनाऊंगी तो वीडियो बहुत ज्यादा बड़ा बनेगा, इसके लिए ये स्टोरी मैं यहाँ तक ही रखती हूँ। और अगला वाला जो पार्ट है मैं आप लोग के साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करती हूँ। तो पार्ट 3 अगला आएगा। ये जो हमारा है वो सेकंड पार्ट है। लेकिन मैं यही बात बोलना चाहूंगी आज भी आप लोगों के साथ, जो सास लोग रहती है ना, जो दिखाती कुछ और है और करती कुछ और है। 100 सासों में से जो 10 सासें होती है ना, वो बहुत खतरनाक वाली होती है। उनको बहू कुछ भी नहीं, उनके लिए बहू कुछ मायने ही नहीं रखती है। तो ये सेकंड पार्ट आपको कैसा लगा, ये स्टोरी आपको कैसी लगी? तो हाँ, ये स्टोरी आपको कैसी लगी, ये इस पार्ट में जो सेकंड पार्ट मैंने आपको बताया कैसा लगा, ये कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताना। और अभी तक मेरी चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में बताएं जरूर कि मेरी स्टोरी आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक के लिए बाय।